हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, आपको कैसा लग रहा है ऐप में पढ़ के? थोड़ी एनर्जी आ रही है? लग रहा है कि कुछ नहीं, हमारा कोर्स अच्छे से हो जाएगा? एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। कोर्स अच्छे से कराएंगे आपको, नो डाउट। तो उसके बाद चलते हैं, आज अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है अपना, जो मैंने बताया था कि जहां पर वीन तथा रेले जीन्स क्या, वो उन्होंने फॉर्मूला बताया, पर दोनों में क्या रही, कुछ ना कुछ कमी रही थी। उसी कमी को दूर करने के लिए फिर कौन आए अपने पास? प्लांक, मैक्सवेल प्लांक। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्लांक की अवधारणा बताई, प्लांक के कुछ कंसेप्ट बताए। उसी कंसेप्ट के बेस पे उन्होंने क्या किया, स्टीफन नियम, वीन का विकिरण नियम, रेले जीन्स का नियम, ये सब नियम फॉलो करवाए। और उन्होंने प्रतिदोलक औसत ऊर्जा का फॉर्मूला भी बताया। तो ये भी अपन आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अपना टॉपिक लगाइए कि प्लांक की अवधारणा एवं विकिरण नियम। प्लांक की अवधारणा एवं विकिरण नियम, लगाइए टॉपिक प्लांक की अवधारणा एवं विकिरण नियम। तो देखो, इसमें क्या क्या बताया गया वो मैं एक बार आपको यहाँ पे जनरली शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लांक आए और उन्होंने क्या कुछ अवधारणा बताई, कंसेप्ट बताई। तो कंसेप्ट में क्या माना कि जो भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र था वो कैसा होता है, एक सरल आवर्ती दोलक की तरह माना। यानी उन्होंने जो स्पेक्ट्रम को माना वो कैसा माना, सरल आवर्ती दोलक की तरह माना या सरल दोलक की तरह माना, ठीक है। दूसरा बोला कि उन्होंने जो अपने पास दोलक होता है वो एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है। यानी एक निश्चित आवृत्ति से वो क्या करता है, अपना दोलन करता है, ठीक है। निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है। फिर जब अपन ने उन्होंने बताया कि एक दोलक में जो कंपन विधा की संख्या होती है, जो अपन ने इससे पीछे वाले में निकाली थी, तो कंपन विधाओं की संख्या जो अपन ने कितनी लिखी थी, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब और डी न्यू। ये इसकी क्या थी, कंपन विधाओं की संख्या थी। फिर इन्होंने क्या बताया कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटीकृत होती है, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू बताया था। क्या बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी होती है वो कैसे होती है, क्वांटीकृत होती है, फोटोन के रूप में होती है। यदि मैं यहाँ पे फोटोन का द्रव्यमान की बात करूँ तो देखो, E इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एम सी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, E इज इक्वल टू, जब फोटोन की बात करें, फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो ये क्या हो जाएगा अपना एम सी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि एम निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फोटोन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसी की तरह से यदि मैं फोटोन का क्या निकालना चाहूँ, यदि संवेग निकालना चाहूँ, तो ये तो क्या निकल गया, फोटोन का द्रव्यमान निकाल गया। यदि मैं फोटोन का संवेग निकालना चाहूँ तो संवेग कैसे निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। अब फोटोन कैसा होता है, गतिशील प्रकाश के वेग से होता है, तो इसका वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, सी। और एम अपन जानते हैं फोटोन का कितना आया, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। और यहाँ क्या था, सी, तो सी से कैंसिल आउट हो गई। ये फोटोन का संवेग क्या आएगा, एच न्यू अपॉन में सी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आगे भी बहुत काम आएगी और ये भी आगे काम आएगा। तो यही जो इन्होंने कंसेप्ट बताए थे वो यही बताए थे। बाकी उन्होंने बताया था कि जो फोटोन होता है वो न इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होता है, न कि मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। तो ये सब चीजें अपन एक एक लिखते हैं, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, पहले ऊपर लिखना हो तो लिख लीजिए। प्लांक ने क्वांटा अवधारणा प्रस्तुत की, प्लांक ने क्वांटा की अवधारणा प्रस्तुत की या फोटोन की अवधारणा प्रस्तुत की। प्लांक ने क्वांटा की अवधारणा या फोटोन की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संपूर्ण कृष्णिका में, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संपूर्ण कृष्णिका में, संपूर्ण कृष्णिका में आणविक आकार के सरल आवर्ती दोलक है। संपूर्ण कृष्णिका में आणविक आकार के सरल आवर्ती दोलक है। ये आवृत्ति नहीं है, ये आवर्ती है। सरल आवर्ती दोलक है। फर्स्ट लिखिए, संपूर्ण कृष्णिका में आणविक आकार के सरल आवर्ती दोलक है। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, कि प्रत्येक दोलक अपनी एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है। प्रत्येक दोलक, प्रत्येक दोलक, प्रत्येक दोलक अपनी एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है। प्रत्येक दोलक अपनी एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है।
थर्ड लिखिए, कृष्णिका में कुल कंपन विधाओं की संख्या, कृष्णिका में कुल कंपन विधाओं की संख्या, जो अपन ने पहले लिखी थी कंपन विधा की संख्या वही, कृष्णिका में कुल कंपन विधाओं की संख्या लिख लो ये कि ये इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू डी न्यू होती है। कृष्णिका में कुल कंपन विधाओं की संख्या ब्रैकेट में पूरा करके ये लिख दो, ये होती है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, प्रत्येक दोलक द्वारा, फोर्थ पॉइंट, प्रत्येक दोलक द्वारा, प्रत्येक दोलक द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, प्रत्येक दोलक द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, क्वांटीकृत होती है। प्रत्येक दोलक द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अर्थात दोलक की ऊर्जा, अर्थात दोलक की ऊर्जा 0 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू ऐसे होती है। अर्थात दोलक की ऊर्जा ये लिख लेना 0 h न्यू या 2 h न्यू या इस टाइप से होती है, लास्ट में जाके लिख लेना n h न्यू। दोलक की ऊर्जा 0 h न्यू, 2 h न्यू डैश 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 n h न्यू होती है, जहां पर h प्लांक नियतांक है, जहां पर h प्लांक नियतांक है। तो लास्ट में लिख लेना कि जो लास्ट एनर्जी होती है वो क्या होती है, एन एच न्यू, ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन क्या होगी यहाँ पे, फोटोन की संख्या, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट, फोटोन में ऊर्जा है या फोटोन पार्टिकल एक ऊर्जावान है, फोटोन ऊर्जावान है, अतः यह प्रकाश के वेग से गतिमान होता है। फोटोन एक ऊर्जावान है, फोटोन एक ऊर्जावान है, यह प्रकाश के वेग से गतिमान होता है, यह प्रकाश के वेग से गतिमान होता है, यह प्रकाश के वेग से गतिमान होता है। अतः आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के उपयोग से, अतः आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के उपयोग से, अतः आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के उपयोग से फोटोन का द्रव्यमान निम्न प्रकार लिखा जाता है, फोटोन का द्रव्यमान निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो वही आइंस्टीन का समीकरण यहाँ पे लिखना है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फोटोन के लिए क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, m निकालना है तो m इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, ये लिख दीजिए। कोई डाउट वगैरह आए वीडियो में तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, जैसे भी मैसेज करना चाहो, चाहे कॉल से पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग निम्न होता है, फोटोन का संवेग निम्न होता है, इसको लिख दीजिए फोटोन के संवेग को। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी, तो m क्या होगा यहाँ पे h न्यू अपॉन में c स्क्वायर, तो इसी से c कट के क्या देगा, h न्यू अपॉन में c। तो जो फोटोन का संवेग होगा वो क्या होगा, h न्यू अपॉन में c। सातवां पॉइंट लिखिए, सातवां पॉइंट लिखिए कि फोटोन की गति पर, कि फोटोन की गति पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, फोटोन की गति पर
विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटोन की गति पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटोन की गति पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या थे, कुछ जो प्लांक ने कंसेप्ट दिए थे वही मैंने कंसेप्ट कैसे लिखा दिया आपको, पॉइंट वाइज अच्छे से लिखा दिए हैं। तो इसमें जो याद रखना है आपको वो याद, एक तो ये रखना है कि ये इसका द्रव्यमान, ये इसका संवेग, ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब क्या करेंगे अपन, इसके आगे करेंगे कि प्लांक का विकिरण फॉर्मूला निकालेंगे, उसके दोलक की औसत ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि उसने स्पेक्ट्रम को कैसा मान लिया, सरल आवृत्ति दोलक मान तो लिया, अब उसकी एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, तो एनर्जी भी निकालेंगे। फिर उसमें जैसे जैसे नियम आएंगे सब नियम को भी उससे वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लांक का अवधारणा तो हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या, प्लांक की अवधारणा एवं विकिरण नियम हमने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जो प्लांक ने कंसेप्ट दिया था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो डेरिवेशन है वो अपन करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन करते हैं इसका, तो आप टॉपिक लगा दीजिए इसके बाद। ये तो आपको समझ में आ गया प्लांक की अवधारणा। तो टॉपिक लगाइए, टॉपिक लगाइए प्लांक का विकिरण नियम। क्या लगाना है, प्लांक का विकिरण नियम। टॉपिक लगाइए प्लांक का विकिरण नियम। इसमें क्या करना है आपको, प्लांक के विकिरण का फॉर्मूला निकालना है। तो प्लांक का विकिरण का फॉर्मूला कैसे निकला था वो अपन को देखना है। तो देखो, जब प्लांक के विकिरण की बात करेंगे तो प्लांक के विकिरण में सबसे पहले इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखिए ये टॉपिक लगाने के बाद जो, तो इसमें कुछ चीजें मानने वाली मैं लिखा देता हूं कि यदि कृष्णिका में उपस्थित, यदि कृष्णिका में उपस्थित, यदि कृष्णिका में उपस्थित कुल दोलकों की संख्या, यदि कृष्णिका में उपस्थित कुल दोलकों की संख्या कुल दोलकों की संख्या n इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एन एन, ठीक है। यानी अपने पास जो भी अपन ने क्या माना है, जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है या जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, उसको किस फॉर्म में माना है अपन ने माना है कि वो कैसा होता है, अपने पास एक दोलक की तरह होता है। तो सरल आवृत्ति दोलक के लिए जो उसने कुल दोलक की संख्या बताई वो कितनी बताई है, n इज इक्वल टू सिग्मा एन। इसके आगे लिखिए प्रति दोलक औसत ऊर्जा, तो प्रति दोलक औसत ऊर्जा, यदि देखो प्रति दोलक औसत ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, यदि मैं अपन को प्रति दोलक की औसत ऊर्जा यानी क्या थी, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी अपन में कुल दोलकों की संख्या एन एन। अब अपन क्या करते हैं, ये हो गया, देखो कुल दोलक की संख्या हो गई n इज इक्वल टू सिग्मा एन एन, प्रति दोलक औसत ऊर्जा हो गई ई बार इज इक्वल टू ई अपॉन में सिग्मा एन एन। उसके आगे लिखिए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमान मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर 0 h न्यू टू h न्यू डैश 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 n h न्यू, ये क्या है, ये अपन ने जो एनर्जी मानी थी, एनर्जी क्या मानी थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो नियत ताप पर E इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, 0 हो सकता है, यानी क्वांटिकृत होता है, 0 हो सकता है, h न्यू हो सकता है, 2h न्यू हो सकता है, ऐसी डैश डैश से क्या हो सकता है अपना n h न्यू हो सकता है। अब इसके बाद करते हैं, ये क्या हो गया, n h न्यू ऊर्जा वाले दोलक की संख्या
दोलक की संख्या निम्न प्रकार होती है। दोलक की संख्या निम्न प्रकार होती है। अब जो दोलक की संख्या बताइए वो कैसे बताइए, n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन में के बी टी। ये के क्या है यहाँ पे देखो, के बी तो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी है ताप, जो एनर्जी मानी वो कितनी मानी एन के लिए एन एच यू, और जो एन नॉट है, एन नॉट क्या है, शून्य दोलक की ऊर्जा है, जहां पर एन नॉट क्या है, शून्य दोलक की ऊर्जा, शून्य दोलक की ऊर्जा यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, शून्य दोलक की ऊर्जा है। तो देखो सबसे पहले क्या माना अपन ने माना कि कुल दोलक की संख्या है वो कितनी है, n इज इक्वल टू सिग्मा एन। उसके बाद अपन ने क्या माना कि जो यदि कुल दोलक, यदि कोई भी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था उसकी कुल दोलकों की संख्या मैंने लिख दी n इज इक्वल टू सिग्मा एन। यदि प्रति दोलक औसत ऊर्जा निकालनी है तो देखो औसत ऊर्जा निकालने के लिए, एवरेज एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, टोटल एनर्जी अपॉन में कुल दोलकों की संख्या। तो ये टोटल एनर्जी आ गई अपॉन में कुल दोलकों की संख्या आ गई सिग्मा एन। अब अपन बात करते हैं कि यदि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर ये एनर्जी दे रखी है, इसके बेस पे यदि दोलक की संख्या लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन में के बी टी, जहां पर के बी टी बोल्ट्जमान नियतांक, टी ताप, n क्या कणों की संख्या, h और न्यू क्या है आप जानते ही हो, आवृत्ति और प्लांक कांस्टेंट। तो ये तो जो चीजें आपको माननी है वो इसमें ये माननी है। अब इसमें अपन इसका डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपन को निकालना क्या है, इसकी प्रतिदोलक औसत ऊर्जा निकालनी है, यानी जो टॉपिक है अपना वो क्या, प्लांक का विकिरण नियम। इसमें अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, प्रतिदोलक औसत ऊर्जा फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो करते हैं, देखो ये वाली चीज तो जो मैंने थी मानने वाली वो लिख ली। अब मैं यदि बात करूं कि देखो ये क्या है, जहां एन नॉट शून्य दोलक की ऊर्जा हो गई, अब जहां पर एन नॉट शून्य दोलक की ऊर्जा है तो कृष्णिका में दोलक की ऊर्जा, तो देखो यदि मैं कृष्णिका में दोलक की ऊर्जा की बात करूं तो वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा 0 से इन्फानाइट, फिर एन एच न्यू और साथ में क्या आ जाएगा एन एन, ठीक है। यानी इसको मैं देखो नंबर देना चाहूँ तो किससे किससे दे सकता हूँ, इसको तो मैं दे सकता हूँ 1, इसको दे सकता हूँ 2 और इसको दे सकता हूँ 3। अब अपन को निकालना क्या, देखो इसमें अब एक एक वैल्यू रखती है, तो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं किसकी, देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे पास क्या है, आपके पास एन एन है, यहाँ पे देखो एन एन की वैल्यू है अपने पास, एन एन की वैल्यू यानी ये क्या है अपना एन एन है, ठीक है। एन एन की वैल्यू क्या, समीकरण 2 से ये वाली वैल्यू कहाँ रखते हैं अपन, समीकरण 3 में, यानी समीकरण 2 से 3 में, तो ये क्या रखेंगे अपन, तो ये आ जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट, एन एच न्यू ऐसे का ऐसे रहेगा, तो एन एच न्यू ऐसे का ऐसे, इस एन एन की वैल्यू रखनी है तो ये एन एन की वैल्यू आ जाएगी एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन में के बी टी, ठीक है। अब अपन को क्या मानना है, अब अपन को मानना है कि जो एच न्यू है उसको मैं क्या करता हूँ, एच न्यू अपॉन में जो के बी टी है उसको एक्स मान लेता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे ही मान लेता हूँ, डेरिवेशन को साथ साथ नहीं लिखना है आपको, आराम से एक बार समझो फिर वापस लिख लेना, ठीक है। अब देखो मैं ये क्या मानता हूँ, जहां पर अपन को क्या मानना है, एच न्यू अपॉन में के बी टी क्या मानता हूँ मैं, इसको मान लिया एक्स। तो अब यदि मैं बात करूँ तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो E इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, यहाँ से मैं क्या मान रहा हूँ एच न्यू, देखो यहाँ से मैं बात करूँ तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स के बी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एच न्यू है, एच न्यू की जगह क्या रहेगा, एक्स के बी टी। तो मैं इसकी बात करूँ तो सिग्मा 0 से इन्फानाइट एन क्या रहेगा अपने पास, ऐसे का ऐसे रहेगा, एच न्यू है तो एच न्यू का क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स के बी टी, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास एन नॉट और एक्सपोनेंशियल और माइनस एन एच न्यू अपॉन में के बी टी, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि E इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एन एक्स के बी टी। अब यहाँ पे देखो मैं के बी टी को बाहर निकाल देता हूँ, के बी टी को बाहर निकाल लिया तो 0 से इन्फानाइट और क्या रह गया अपने पास, जब के बी टी बाहर आ गया तो के बी टी बाहर आ गया तो अपने पास रह गया एन एक्स एक्सपोनेंशियल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या माना है, एच न्यू अपॉन में के टी माना है,
देखो यहाँ पे अपन ने क्या माना था, यहाँ पे एच न्यू अपन में केबीटी एक्स माना है, तो देखो यहाँ पे एन और एक्सपोनेंशियल क्या आएगा अपने पास, माइनस का एन एक्स आएगा, ठीक है। तो एन एक्स तो ऐसे का ऐसे हो गया, केबीटी बाहर आ गया अपने पास, और साथ में क्या था, एन नॉट था, तो साथ में ये क्या आ जाएगा अपना एन नॉट आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस एन एक्स। तो ये तो किसके इक्वल आया अपना, ई के इक्वल। इसको मैं नंबर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ, ये आ गया अपने पास। अब यदि मैं इक्वेशन आगे क्या निकालना है अपन को, देखो ई तो निकल गया, और अपने पास क्या निकल गया, सिग्मा एन एन भी आ गया। अब सिग्मा एन एन निकालना है, तो आप सिग्मा एन एन कैसे निकाल सकते हो, सिग्मा एन एन कैसे निकालोगे बताओ, लगाओ दिमाग की, सिग्मा एन एन कैसे निकाल सकते हैं। अरे सिग्मा एन एन कैसे निकालना है, जो एन एन लिखा हुआ उसी का तो सिग्मा है, तो अपन लिख सकते हैं ये डायरेक्ट। तो देखो इसमें मैं ये सब इक्वेशन कहाँ रखता हूँ, समीकरण 1 से देखो ई बार, ये ई बार आ गया, इज इक्वल टू ये ई था, इस ई की जगह क्या लिखना है अपन को, के बी टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 0 से इन्फानाइट एन एक्स एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, अपॉन में जो सिग्मा एन है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 से इन्फानाइट, और सिग्मा एन की जगह क्या आ जाएगा, एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, ठीक है। ये भी यही आएगा, क्योंकि ये टर्म क्या मान लिया, एच न्यू ओपन में केटी क्या माना है, एक्स माना है। तो देखो यहाँ पे जब बात करेंगे ई बार, तो ई बार देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब यदि एन नॉट से एन नॉट तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो के बी टी ऐसे का ऐसे रहेगा अपने पास, के बी टी के बाद क्या रहेगा अपने पास, ये 0 से इन्फानाइट, देखो एन नॉट से एन नॉट कट सकता है, तो ये क्या रहेगा, एन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, क्या रहेगा, माइनस एन एक्स, अपॉन में 0 से इन्फानाइट, और ये क्या रह जाएगा, एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। अब अपने पास क्या होगा, अब होगा कि अपने पास जो एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स को क्या करना है अपन को, एक्सप्लेन करना है। तो यदि मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे ई की पावर माइनस एन एक्स, इसको मैं यदि एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x प्लस ऐसे ऐसे चलेगा। इसमें यदि इसका अंतिम पद निकालता हूँ, अंतिम पद यानी क्या, 0 से इन्फानाइट, और एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस एन एक्स। यदि मैं इसका अंतिम पद निकालता हूँ तो ये क्या आएगा अपने पास, इसका अंतिम पद वही गुणोत्तर श्रेणी है, तो देखो गुणोत्तर श्रेणी का जो अंतिम पद आता है वो क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस आर आएगा, यही आएगा अपने पास। जहाँ पर यहाँ क्या रहता है, ए रहता है, तो ए क्या है अपना, ए क्या रहता है, प्रथम पद, तो ये तो आ जाएगा प्रथम पद, अपॉन में 1 माइनस आर की जगह कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा क्या, 0 से इन्फानाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। देखो एक बार समझ लो वापस, सबसे पहले क्या किया मैंने, प्लांक का विकिरण सूत्र अपन को निकालना है, प्रतिदोलक औसत ऊर्जा निकालनी है। तो इसमें किया मैंने कुल दोलक की संख्या, तो कुल दोलक की संख्या कितनी मानी है, कुल दोलक की संख्या मानी है एन इज इक्वल टू सिग्मा एन। प्रतिदोलक औसत ऊर्जा मानी, तो प्रतिदोलक औसत ऊर्जा मानी ई बार इज इक्वल टू ई अपॉन में सिग्मा एन एन। फिर देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार, देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की बात करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर 0 h न्यू 2 h न्यू डैश 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 n h न्यू ऊर्जा वाले दोलक की संख्या निम्न प्रकार होती है। तो ये मैंने क्या लिख ली, इसकी संख्या लिख ली, जहाँ पर n नॉट क्या है, शून्य दोलक की ऊर्जा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोलक की कुल दोलक की ऊर्जा निकालनी है, तो E इज इक्वल टू, देखो E क्या होगा अपने पास, जो NH न्यू दोलक की ऊर्जा है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, कुल दोलक की संख्या का। तो यहाँ पे कुल दोलक की संख्या का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एनर्जी से, तो ये हो गई कुल दोलक की ऊर्जा या कृष्णिका में दोलक की ऊर्जा। अब यहाँ से देखो इन दोनों वैल्यू से क्या किया मैंने, समीकरण 2 से 3 में, यानी 2 वाली समीकरण ये थी, एन नॉट था, तो यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू रख ली, तो ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एच न्यू ओपन में केटी को मैंने क्या माना, एक्स माना, तो एच न्यू ओपन में केटी एक्स था, तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स केटी, ई इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट, तो एन एक्स के बी टी एन नॉट ई आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया अपने पास, ई आ गया। इसमें क्या किया मैंने, के बी टी को बाहर ले लिया, बाकी सब अंदर रख दिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अब क्या किया मैंने, ये सब वैल्यू कहाँ पर रखी, ये जो समीकरण थी इसमें रखी, तो ये बार केवीटी आ गया, ये इक्वेशन आ गई और ये आ गई। इसमें क्या किया, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन नॉट से एन नॉट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे
कैंसिल आउट, तो देखो यहाँ पे एन नॉट नहीं आएगा क्योंकि एन नॉट से एन नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, तो वो कर लिया मैंने। तो एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स बच गया। और यदि जब एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स निकालते हो तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 2x, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का जब अंतिम पद निकालते हैं तो अंतिम पद क्या आता है, h इक्वल टू ए 1 माइनस आर। ए अपनी फर्स्ट टर्म, आर क्या रहती है उसका डिफरेंस, जो जो टर्म में आता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ये टर्म आ जाएगी। यानी जिसको मैं यदि एक्सपोनेंशियल सिग्मा 0 से इन्फानाइट यानी अनंतवा पद लिखूँ इसके लिए, तो ये वाली टर्म आएगी। तो यही मैंने क्या लिखा है, अनंत वाली टर्म लिखी है। तो जल्दी से आपको 2 मिनट देता हूँ, तो फटाफट इसको उतारिए कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़े उतारने में फास्ट रखना इस पे। बाकी आप देखो वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, बाद में भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप लिख सकते हो। जल्दी से उतार लीजिए इसे। ठीक है, लिख दिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या करना है, देखो अपने पास ये वाली टर्म आ गई। अब इन दो टर्म की वैल्यू निकालनी है अपन को। एक तो निकालना है एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स की तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी की वैल्यू निकालता हूँ। देखो अब दूसरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई लिखने की स्पीड जिसकी धीरे हो वो वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। अब देखो इसमें क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, देखो एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स हो गया 1/1 माइनस ई की पावर एक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो अपने पास इसकी वैल्यू तो निकल गई, ठीक है। जो ये नीचे वाली टर्म थी इसकी वैल्यू निकल गई, क्या निकली, 1/1 अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स। अब अपन इसकी वैल्यू निकालने की, ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको, ये जो ऊपर है सिग्मा एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। तो ये कैसे निकालेंगे, जो अपने पास टर्म है इसका मैं क्या कर दूँ, डी बाई डी एक्स कर दूँ, तो ये वाली टर्म निकल जाएगी। यानी सिग्मा 0 से इन्फानाइट एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का एन एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन, इसका भी मैं दोनों साइड से अवकलन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो इसका अवकलन कैसे होगा, देखो डी बाई डी एक्स तो हट जाएगा, इसमें अवकलन करोगे तो क्या आएगा, एन बार आएगा, ये बार आ गया 0 से इन्फानाइट, तो ये एन तो बार आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसका अवकलन क्या आएगा, इसका अवकलन मैं आपको अलग से करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसका अवकलन यहाँ पे डायरेक्ट काम में लेंगे, तो यदि मैं इसका अवकलन करूँ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर -1। ठीक है, यू वे से इसका अवकलन करते हैं। देखो फर्स्ट बार अवकलन करेंगे तो फर्स्ट का तो अवकलन क्या हो गया 0, ये टर्म ऐसे की ऐसे, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ये टर्म ऐसे की ऐसे, तो क्या रहेगा अपने पास -1, फिर प्लस हो जाएगा। अब देखो अपने पास 1 तो ऐसे का ऐसे, अब इसका अवकलन होगा तो ये -1 आगे आएगा, तो जब -1 आगे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -2। ये तो इस पावर का अवकलन हो गया। अब इस ब्रैकेट का भी होगा तो देखो 0, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब ई की पावर ये आगे आएगा तो प्लस ई की पावर एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस भी आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये रह जाएगा। यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी टर्म आएगी या जो इसका अवकलन आएगा वो क्या आएगा अपने पास, देखो ये एक तो माइनस है तो ये वाली टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो गई, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में
1 माइनस सी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला अवकलन बचेगा इसमें। तो इसका जो अवकलन आएगा वो क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी। देख लो एक बार अच्छे से, समझ में आ गया अवकलन कैसे करना है। इसको मैंने क्या किया, 1 ऐसे का ऐसे रखा, इसको ऊपर लेके -1 कर दिया, तो 0 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स -1। तो एक बार क्या किया, 1 का अवकलन 0, ये टर्म ऐसे की ऐसे, फिर ये ऐसे की ऐसे, इसका अवकलन किया, तो इसका अवकलन किया तो पहले पावर का अवकलन, फिर ब्रैकेट का अवकलन हो गया, तो ये वाली टर्म देगा। तो अपने पास जो टर्म देगा वो कौन सी देगा अपन को, ये टर्म देगा अपन को माइनस का ई की पावर माइनस एक्स और 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही अवकलन इसका काम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा आराम से। तो देखो ये इसका क्या आ गया, अवकलन आ गया। अब क्या करें, अब देखो अब करना है अपन को, ये क्या निकल गया अपने पास, ये निकल गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचा 0 से इन्फानाइट एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर बचा। अब देखो ये सब वैल्यू अपन कहाँ रखते हैं, अपन ने समीकरण नंबर कितने दिए थे, 4, तो इसको मैं दे देता हूँ 5। अब ये सब समीकरण, ये जितने भी मान आए समीकरण 5 में रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं, समीकरण 5 में। जब ये समीकरण 5 में रखेंगे तो देखो समीकरण 5 में के बी टी ऐसे का ऐसे, तो ये तो आ जाएगा अपना ई बार इज इक्वल टू के बी टी, क्या आ गया अपना, ऐसे का ऐसे आ गया। फिर क्या होगा, 0 से इन्फानाइट, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फानाइट, देखो 0 से इन्फानाइट एन एक्स, तो ये अपने पास रहेगा क्या, देखो एक तो रहेगा, क्या रहना चाहिए अपने पास, एन, तो एन और एक्सपोनेंशियल एन माइनस एक्स, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो इसकी सेम है, तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, एक तो क्या आ जाएगा एक्स और साथ में क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे वाली टर्म में क्या आएगा, नीचे क्या है, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपन ने यहाँ से रख सकते हैं, यही वैल्यू कहाँ से रखेंगे अपन, यहाँ से, तो इसका मैं रखूंगा, तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास एक्सपोनेंशियल एक्स की 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो देखो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म गई तो कितना रहेगा, हट जाएगा, एक रहेगी, तो ये आ जाएगा अपना ई बार इज इक्वल टू के बी टी, और साथ में क्या रह जाएगा, देखो ये x क्या रहेगा, x की वैल्यू यदि मैं रख देता हूँ तो x क्या माना था अपन ने, एच न्यू अपॉन में के बी टी, साथ में देखो e की पावर माइनस एक्स है, तो इसकी पावर माइनस एक्स का भी मैं रख दूँ तो क्या आएगा, एच न्यू अपॉन में के बी टी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा अपने पास देखो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर से रह गया, तो इसको भी आप एक्स हटा रहे हो तो यहाँ पे क्या रखोगे सीधी वैल्यू, तो माइनस एच न्यू अपॉन में के बी टी, और ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से के बी टी से के बी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास क्या रहेगा, अब अपने पास रहेगा जो रहेगा वो रहेगा ई बार इज इक्वल टू एच न्यू। अब देखो ये वाली टर्म अपन को हटानी है तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ई की पावर एच न्यू अपॉन में के बी टी था, यहाँ से मैंने यदि मैं कॉमन निकालता हूँ ई की पावर एच न्यू अपॉन में के बी टी, इस टर्म से कॉमन निकाले तो देखो ये इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 अपॉन में आएगा, और जब उसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ई की पावर एच न्यू अपॉन में के बी टी, और ये क्या रह जाएगा -1। ठीक है, और ये से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो अपने पास जो निकली इसकी, तो क्या निकलेगा अपने पास, तो ये निकल जाएगा, देखो अपने पास ये आ गया अपने पास ई बार इज इक्वल टू एच न्यू, और ये क्या रह गया अपने पास, देखो सीधा सा रह गया अपने पास ई बार इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में ई की पावर एच न्यू अपॉन में के बी टी और माइनस का 1। तो ये बचा है, यानी ये अपनी क्या कहलाएगी, प्रतिदोलक औसत ऊर्जा कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, प्रतिदोलक औसत ऊर्जा कहलाएगी। तो इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 6। तो ठीक है, यही अपन को निकालनी थी, तो एक बार के लिए इसको लिख दीजिए कि ये अपनी क्या कहलाती है, प्रतिदोलक औसत ऊर्जा। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या कहलाती है अपने पास, प्रतिदोलक औसत ऊर्जा। तो यह प्लांक के दोलक की, यह प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, औसत ऊर्जा कहलाती है, लिख दीजिए इसको। तो ये अपनी क्या थी, इसकी औसत ऊर्जा।
जल्दी से इसको लिख दीजिए। तो ये अपनी क्या निकल गई यहाँ, प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा निकल गई। तो करना कुछ नहीं है इसमें, केवल जो संख्या मानी थी वो वही सब कुछ आपको मानना था। तो सबसे पहले इसमें क्या माना था, प्रतिदोलक में कंपन विधाओं की संख्या टोटल मानी थी अपन ने सिग्मा एन। सिग्मा एन के बाद क्या माना था अपन ने, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी काम में लिए प्रतिदोलक औसत ऊर्जा निकाली, और प्रतिदोलक औसत ऊर्जा के बाद क्या निकाली अपन ने, वही प्रतिदोलक ई बार निकाला है। तो ये क्या कहलाती है, प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा कहलाती है। औसत ऊर्जा कह दो या फिर प्रतिदोलक ऊर्जा कह दो, एक ही बात है। यह प्लांक के दोलक की औसत ऊर्जा कहलाती है। अब आगे चलते हैं, देखो आगे आगे इसको क्या निकालना है, आगे अपन को निकालना है कि प्लांक का विकिरण सूत्र निकालना है। अभी ये विकिरण सूत्र नहीं निकला, ये तो क्या निकली अपन को, औसत ऊर्जा। यदि आपको औसत ऊर्जा या ऊर्जा के बारे में पूछे या एक डेरिवेशन पूछे तब तो आपको यहाँ तक करना है, और वो पूछता है कि नहीं प्लांक का विकिरण सूत्र निकालिए, तो फिर अब अपन इसके आगे विकिरण सूत्र भी निकालते हैं। तो वो विकिरण सूत्र इसी से आगे चलेगा। तो विकिरण सूत्र के लिए लिख दो आप, इसमें एक लाइन लिख दो विकिरण सूत्र के लिए। लिख दीजिए विकिरण सूत्र के लिए, इसमें लिखो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू से डी प्लस न्यू परास में कंपन विधाओं की संख्या, क्या में कंपन विधाओं की संख्या। और कंपन विधाओं की संख्या आप अच्छे से जानते हो, जो अपन ने लिखी थी, क्या लिखी थी, इससे पहले वाले में भी लिखी थी। तो क्या लिखी थी, जो अपन ने लिखी थी वो कंपन विधाओं की संख्या क्या लिखी थी, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू क्या था अपने पास, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब, और साथ में क्या था डी न्यू। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूँ, इसका ऊर्जा घनत्व लिखूँ, यानी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व। तो देखो कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित क्या ऊर्जा घनत्व। तो कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व, तो ये कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व है, ये क्या आएगा अपना, ऊर्जा घनत्व आएगा अपना किस फॉर्म में, ई न्यू और डी न्यू इज इक्वल टू, ये क्या आना चाहिए, एन न्यू डी न्यू, और साथ में इसके क्या आना चाहिए अपनी ई बार यानी ये प्रतिदोलक औसत ऊर्जा। ठीक है, यानी देखो जब अपन को उत्सर्जित कृष्णिका द्वारा, यानी अपन इसी रेंज में क्या निकाल रहे हैं, इसी रेंज में कृष्णिका जो उत्सर्जित ऊर्जा कर रहा है, यानी कृष्णिका कितनी ऊर्जा बाहर निकाल रहा है। तो जो मैंने बताया था कि कृष्णिका को एक नियत ताप पर गर्म करते हैं या उससे ज्यादा ताप पर गर्म करते हैं, रेडिएशन से भर जाता है, तो क्या करेगा वो सूक्ष्म छिद्र से रेडिएशन बाहर निकालेगा। तो वही है कि कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास, ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एन न्यू डी न्यू और ई बार। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख सकता हूँ, देखो एन न्यू डी न्यू क्या है अपने पास, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब हो जाएगा, और डी न्यू है तो डी न्यू है पहले ई बार की वैल्यू, तो ई बार क्या है अपने पास, एच न्यू अपॉन में ई की पावर एच न्यू अपॉन में के बी टी, साथ में क्या आ जाएगा -1, और साथ में क्या आ जाएगा डी न्यू। अब देखो इसको यदि सॉल्व करता हूँ तो देखो न्यू की फॉर्म में निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यू की फॉर्म में निकालना है तो देखो इसका आंसर आएगा 8 पाई न्यू 2 और 3 कितना हो जाएगा क्यूब, साथ में क्या हो जाएगा h अपॉन में सी क्यूब। ठीक है, और ये रह जाएगा, देखो h भी बाहर आ गया, 8 पाई आ गया, न्यू आ गया, तो साथ में क्या रहेगा 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन में के बी टी -1, और साथ में क्या रहेगा डी न्यू। तो यदि न्यू की फॉर्म में आपको ऊर्जा घनत्व पूछे तो ये क्या है अपना, न्यू की फॉर्म में ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, ये तो क्या है अपना न्यू की फॉर्म में ऊर्जा घनत्व। अब इसी को मैं यदि लैम्डा के बेस पे निकालना चाहूँ तो लैम्डा के बेस पे निकालने के लिए क्या करें, क्या करूँ, अब मैं इसको लैम्डा की फॉर्म में निकालना चाहता हूँ। तो लैम्डा की फॉर्म में निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो न्यू इज इक्वल टू जानते हो आप, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। तो जहां पर न्यू है वहां ये वैल्यू रख दो, तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ई लैम्डा डी लैम्डा, देखो न्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस लैम्डा में। अब ये रहेगा अपने पास 8 पाई
न्यू क्यूब, और न्यू क्यूब की वैल्यू करें तो सी क्यूब अपॉन में लेमडा क्यूब हो जाएगी। ठीक है, एच अपॉन में सी क्यूब क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा, तो एच अपॉन में सी क्यूब ऐसे का ऐसे, और ये क्या रह जाएगा 1 अपॉन में, देखो ई की पावर देखो एच न्यू है तो न्यू की जगह क्या आ जाएगा सी बाय लैम्डा, तो एच सी अपॉन में क्या हो जाएगा लैम्डा के वी टी -1, और देखो यहाँ पे क्या था डी न्यू था। अब यहाँ पे यदि आप डी न्यू की बात करोगे तो डी न्यू कैसे निकलेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा -c बाय लैम्डा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा डी लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डी -c बाय लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा। ठीक है, तो ये अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, देखो सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल आउट, तो ये कितना बचा देखो 8 एच सी अपॉन में 3 और 2 लैम्डा 5, तो ये लैम्डा 5 हो गया 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन में लैम्डा के बी टी -1, और ये क्या रहेगा डी लैम्डा। ठीक है, ये क्या रहेगा डी लैम्डा। तो ये आपका क्या निकल गया, इसका ऊर्जा घनत्व निकल गया। तो जो अपना प्लांक का विकिरण सूत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, यही। तो यही समीकरण 7 क्या है, प्लांक का विकिरण सूत्र है। तो यही प्लांक का विकिरण सूत्र कहलाता है, यही प्लांक का विकिरण सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास प्लांक का विकिरण सूत्र। यह नियम संपूर्ण कृष्णिका संपूर्ण कृष्णिका वक्र को समझाने में सफल रहा। क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कितना, यदि प्लांक के प्रतिदोलक औसत ऊर्जा पूछे या फिर औसत ऊर्जा पूछे दोलक की, तब तो आपको समीकरण 6 तक करना है, और यदि प्लांक का विकिरण सूत्र पूछता है तो आपको कहां तक करना है, यहां तक करना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका प्लांक का विकिरण सूत्र, और ये आपको हमेशा याद भी रखना है, बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्लांक का जो विकिरण सूत्र इसी की सहायता से क्या हुआ, उसने कृष्णिका ऊर्जा स्पेक्ट्रम समझाया था, और उसके लिए आपको सब अलग से नियम निकलेंगे, इसी की सहायता से निकलेंगे। बीन का विस्थापन नियम, विकिरण नियम, रेले जीन्स का नियम, स्टीफन का नियम, वो सब निकालेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए, यहां तक लिखिए जल्दी से। लिख दीजिए जल्दी से जल्दी। देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको पढ़ने में, ऑनलाइन सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है आजकल, तो सबसे बेस्ट है, आपको सब कुछ सुविधा घर बैठे मिल रही है, कहीं ना कहीं जाना है, ना कहीं टाइम खराब करना है, ना आने जाने का किराया खराब करना है। देखो आज अपन ऐसे ही यदि क्लास में होते तो यहाँ तक आने में आपको कम से कम 5 दिन लग जाते, अगर यहाँ तक ये जितना मैंने आपको कराया है यहाँ तक आने में आपको 4 से 5 दिन लग जाते, उसमें भी एक आधी छुट्टी आ जाती। पर यहाँ पे क्या है, देखो आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो में यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं इसके आगे, यानी अब ये प्लांक का विकिरण सूत्र ही काम में लेके विकिरण नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। तो इसके आगे आप टॉपिक लगाइए कि प्लांक विकिरण नियम से
प्लांक विकिरण नियम से कृष्णिका नियम की व्युत्पत्ति, यानी कृष्णिका के जो भी नियम है उनकी व्युत्पत्ति। प्लांक विकिरण नियम से कृष्णिका नियम की व्युत्पत्ति क्या लगाना है? प्लांक विकिरण नियम से कृष्णिका नियमों की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो एक एक नियम अपन कैसे निकालते हैं देखते हैं इससे, क्योंकि जो अपन ने बताया था कि प्लांक ने सबको एक्सप्लेन किया था, तो क्या वो सबको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, वो चीज देखनी है। तो देखो यहाँ पे दिया आता है कि प्लांक विकिरण नियम से कृष्णिका नियमों की व्युत्पत्ति। तो फर्स्ट लगाइए इसमें वीन का विस्थापन नियम, वीन के विस्थापन नियम की व्युत्पत्ति। वीन के विस्थापन नियम की व्युत्पत्ति। देखो अपन जानते हैं कि जो वीन के विस्थापन नियम क्या कहता है, वो कहता है कि लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या होता है, बी कांस्टेंट होता है। ठीक है, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी कांस्टेंट अपन ने देखा था, पहले लिखा था भी था। तो इसमें देखो ये वाला एक तो किसके लिए परिभाषित होता है, ये होता है लघु तरंग दैर्ध्य के लिए। यदि मैं आवृत्ति की बात करूं तो किसके लिए होगा, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति कैसे रहती है, एक दूसरे के ऑपोजिट रहती है। तो ऑपोजिट रहती है, यदि तरंग दैर्ध्य लघु हो तो आवृत्ति कैसे होनी चाहिए, उच्चतम होनी चाहिए। तो इसमें लिखिए, फर्स्ट में लिखिए वीन के विस्थापन नियम की व्युत्पत्ति में लिखो, वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत, वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। वीन का विस्थापन नियम अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। तो ऊर्जा का मान एक दिए गए ताप पर, तो ऊर्जा का मान एक दिए गए ताप पर तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष अधिकतम होना चाहिए। तो ऊर्जा का मान एक दिए गए ताप पर तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष अधिकतम होना चाहिए। तो ऊर्जा का मान एक दिए गए ताप पर तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष अधिकतम होना चाहिए। अब देखो अधिकतम के लिए क्या करते हैं, ये अपन ने क्या वीन के विस्थापन नियम को जो लघु तरंग दैर्ध्य थी उसको तो किसने परिभाषित कर दिया था, पहले ही क्लासिकल बेस पे परिभाषित कर दिया था। अब वहां पे दीर्घ की व्याख्या नहीं कही गई थी, अब दीर्घ की व्याख्या अपन यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ से करने में दीर्घ की व्याख्या कैसे होगी, तो अपन जानते हैं कि जब अधिकतम तरंग दैर्ध्य से संबंधित है, अधिकतम वैल्यू निकालना चाहते हैं वो, तो अपन क्या करेंगे, डी अपॉन में डी लैम्डा और साथ में क्या ले लेंगे अपन, जो ई वाली एनर्जी वाली टर्म थी यानी ई लैम्डा। ठीक है, जब इसका क्या करेंगे अपन, डी अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू करके क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या वैल्यू आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको वैल्यू रख देते हैं। देखो वैल्यू आपको पता है कि डी बाय डी लैम्डा है, यानी ई लैम्डा की वैल्यू आप जानते हो। ई लैम्डा अभी अपन ने निकाला था, क्या है, प्लांक का विकिरण सूत्र का फॉर्मूला। तो प्लांक का विकिरण सूत्र क्या कहता है कि जो ई लैम्डा होता है वो क्या होता है, 8 पाई एच सी अपॉन में लैम्डा की पावर 5 और 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस का 1। ठीक है, ये जहाँ भी अब के लिखूँ वो हमेशा क्या है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये वाली मैं वैल्यू दी यहाँ पे रखता हूँ, तो देखो डी बाय लैम्डा, देखो 8 पाई एच सी तो बाहर आ जाएगा, तो 8 पाई एच सी तो क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अवकलन किसका होगा, केवल इस टर्म का होगा, तो ये अवकलन होगा 1 अपॉन लैम्डा 5 ई की पावर एच सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है, अब इसका अवकलन देखो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब इसका मैं अवकलन कैसे करता हूँ, अवकलन देखना, अवकलन में आपकी कोई मिस्टेक होती है तो फिर आप ही जिम्मेदार हो उसके। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 8 पाई एच सी तो क्या हो गया ऐसे का ऐसे। अब यदि मैं इसका अवकलन करता हूँ, देखो अवकलन करने में क्या है, एक टर्म तो आप ऐसे की ऐसे रख दो और एक ये ऐसे का ऐसे रख दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो लैम्डा 5 है इसका अवकलन करता हूँ। तो देखो लैम्डा 5 ऊपर आएगा तो वो क्या रहेगा, -5 अपॉन में लैम्डा 6, ये ऊपर आएगा, इसकी घात आगे आएगी तो क्या रह जाएगा, -5 अपॉन में लैम्डा की पावर 6। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर -5, और ये भी ब्रैकेट ऊपर लाके भी आप कर सकते हो। तो एक बार तो इसका अवकलन किया, ये टर्म ऐसे की ऐसे, तो ई की पावर
एच सी अपॉन में लेमडा के टी माइनस वन, और ये क्या के हमेशा बी है, ठीक है। अब ये एक का तो अवकलन हो गया, अब क्या करेंगे प्लस, अब लेमडा अपॉन लेमडा 5 तो क्या रहेगा ऐसे का ऐसे रहेगा, अब इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो इसका में यहाँ बीच में कैसे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में वन अपॉन में हो जाएगा अपने पास ई की पावर एच सी लेमडा बाय के टी माइनस वन की पावर क्या रह जाएगा स्क्वायर। ये तो क्या हो गया पावर का अवकलन हुआ, देखो ये पावर का अवकलन हो गया। अब पावर का अवकलन के बाद किसका होगा, इस ब्रैकेट का भी होगा, तो ब्रैकेट में जब आप करोगे तो ये क्या आएगा माइनस का, यानी जब इसके ई की पावर की टर्म आगे आएगी तो ये तो हो जाएगा ई की पावर की टर्म आगे आएगी, तो ये क्या रह जाएगा अपने पास, बताओ क्या रहेगा। यहाँ पे लेमडा का अवकलन करना है तो देखो माइनस एच लेमडा स्क्वायर के टी हो जाएगा, और ये ई की पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म रहेगी। समझ में आया क्या अवकलन, बताओ एक बार, या नहीं आया। अरे भाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस समझ लो। देखो कैसे समझना है अवकलन, अवकलन किसका है अपने पास डी बाई डी लेमडा, टर्म कौन सी है अपने पास, देखो टर्म थी अपने पास ये लेमडा 5 थी, चलो एक बार मैं इसको क्या ले लेता हूँ ऊपर ले लेता हूँ, और ये क्या ले लिया एच सी अपॉन में लेमडा के टी माइनस वन ले लिया, ये भी क्या ले लिया ऊपर ले लिया। यू वी से अवकलन करना है तो इसका अवकलन होगा तो क्या रहेगा -5 अपॉन में लेमडा की पावर -6, तो वो हो जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा लेमडा की पावर 6। ये टर्म ऐसे की ऐसे रहेगी, तो ये टर्म ऐसे की ऐसे एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1, ये -1 है तो इसको मैं नीचे करके लिख सकता हूँ, प्लस अब क्या करना है लेमडा की पावर -5 तो ऐसे का ऐसे, तो ये 1 अपॉन लेमडा की पावर 5 ऐसे का ऐसे, इसका अवकलन होगा तो देखो ये वाला ऊपर है तो ये -1, एक तो पावर का अवकलन होगा तो -1 का आ जाएगा आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा -2, तो वो -2 होके क्या जाएगा ई एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1 का क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये तो पावर का अवकलन हुआ, अब इस ब्रैकेट का भी होगा, जब ब्रैकेट का होगा तो किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है लेमडा के रेस्पेक्ट में, तो लेमडा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इस टर्म का अवकलन होगा, तो देखो अपना जो बाहर आएगा वो क्या आएगा ई के साथ, यानी इसका तो अवकलन 0, तो इसका तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का एच सी और लेमडा का 1 अपॉन लेमडा, तो ये लेमडा स्क्वायर और साथ में क्या रह जाएगा के टी, और ये रहेगा ई की पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी, और ये क्या रह जाएगा माइनस का, ये ब्रैकेट का अवकलन हो गया, ठीक है। तो यही टर्म लिखी है अपन ने यहाँ पर भी, कंफ्यूज नहीं होना है। और सामने देखो इधर उधर मत देखो, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का प्रॉफिट आपको उठाना है, तो सामने देखना है सभी को, और कॉपी पेन को एक बार साइड में रख दो। तो देखो ये क्या हो गया 8 पाई एच सी, अब इसको मैं क्या करता हूँ लिखता हूँ, देखो इसमें कॉमन कुछ आ सकता है क्या, इसमें यदि मैं कॉमन लेना चाहूँ तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो इसमें यदि मैं कॉमन लेना चाहूँ तो 8 पाई एच सी ये किसके इक्वल था, इज इक्वल टू 0 के इक्वल था, ठीक है, ये 0 के इक्वल ही चल रहा है, तो देखो ये कांस्टेंट वाली टर्म तो क्या हो जाएगी वैसे ही अपने पास हट जाएगी, तो चाहे हटा ही दो 0 के इक्वल होके ये क्या हो जाएगी हट जाएगी, ये वाली टर्म 0 के इक्वल हट जाएगी। यहाँ से कॉमन क्या निकालता हूँ मैं, कॉमन क्या निकालू यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा 6 कॉमन निकाल लिया, और e की पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1 रह गया, ठीक है, ये रह गया। अब इसमें जब कॉमन निकाल लिया तो ये क्या रह गया -5, यहाँ पे देखो 1 अपॉन लेमडा 5 तो कॉमन आ गया, तो अपने पास देखो लेमडा 6 था, तो देखो लेमडा 6 कॉमन लेने के लिए अपने पास क्या रहा ओनली एक लेमडा रहा, तो यानी देखो लेमडा 5 और 2 कितने थे 7 थे, 7 में से एक तो कॉमन आ गया, तो एक अपने पास क्या रहा एच सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एच सी अपॉन में ये क्या हो जाएगा लेमडा के टी, लेमडा के टी देखो माइनस माइनस प्लस, ये भी इसके नीचे आएगा, तो 5 और 2 लेमडा 7 हो जाएगा, 7 में से लेमडा 6 कॉमन गया तो एक लेमडा और के टी, और जो ये टर्म है ये टर्म भी क्या हो गई, मैंने पूरा ब्रैकेट इसमें से कॉमन लिया है, तो ये भी एक टर्म बाहर आ जाएगी, तो ये क्या बचेगा अपने पास ई की पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी अपॉन में ए की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टर्म मान लेता हूँ, तो टर्म क्या माने एच सी अपॉन में लेमडा के टी, उसको मैं मान लूँ एक बार के लिए सॉल्व करने के लिए क्या मान लेता हूँ e की पावर y मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या y, तो ये हो जाएगा देखो ये भी अब 0 के इक्वल चल रहा है, तो ये भी क्या होगा 0 के इक्वल, तो ये भी टर्म हट जाएगी यहाँ से, तो अब ये क्या बचेगा -5 प्लस एच सी अपॉन में लेमडा के टी क्या बचेगा y, और e की पावर y अपॉन में क्या रहेगा अपने पास e की पावर y माइनस का 1,
यही टर्म रहेगी, बताओ एक बार सभी, सही है, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ तो -5EY -5 प्लस वाई ई वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो अपने पास ये टर्म रहेगी, e की पावर y में यदि कॉमन ले लेता हूँ तो y -5 और -5 इज इक्वल टू 0, यही टर्म आएगी अपने पास। तो इसको यही टर्म आनी चाहिए अपने पास, तो ये आ जाएगी अपने पास e की पावर y -5 और साथ में आ जाएगी ये टर्म। अब इसको मैं ई वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो ई वाई की वैल्यू किसके इक्वल निकलेगी, 5 में y की पावर -5। तो ये क्या निकल गई, e की पावर y इज इक्वल टू y की पावर -5। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इतना लिखिए फिर अपन आगे चलते हैं। इतना लिख दीजिए फिर आगे चलते हैं। खैर इसको मैं यहीं पे कर दूं, ठीक है चलेगा ना, या लिख ही दो एक बार फिर करता हूँ। देखो ये होने के बाद क्या करते हैं अपन, आगे चलते हैं। अब क्या करना है अपन को, दोनों साइड में लॉग लेना है। तो देखो इसको दोनों साइड में क्या करते हैं अपन, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये क्या आ जाएगा, देखो ln, देखो दोनों पक्षों में लॉग रहे तो क्या आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में यदि लॉग ले तो क्या आ जाएगा अपने पास ln 5 माइनस ln y -5 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा अपना, सॉल्यूशन इसका करेंगे तो y, अब देखो ये एक अबीजीय समीकरण है, क्या है, यानी ये एक अबीजीय समीकरण थी, उसी का अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है। तो सॉल्यूशन करना नहीं है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। अबीजीय समीकरण है जिसका हल करने पर क्योंकि इसमें y की टर्म ही हल होगा, तो जिसका हल करने पर निम्न मान प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो ये हो जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू 4.965, ठीक है। अब y क्या माना था अपन ने, वही HC अपॉन में लैम्डा के बी टी इज इक्वल टू क्या था, y था, तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास 4.965। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है लैम्डा टी। तो देखो इसको लैम्डा टी को उधर ले जाओ, तो ये देखो लैम्डा टी तो उधर ले गए, बाकी सब उधर भेज दो। तो देखो ये लैम्डा टी उधर आ गया, तो सबसे पहले HC अपॉन में के भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा 4.965, सबकी वैल्यू रख दो। तो देखो ये लैम्डा और लैम्डा की, देखो लैम्डा इज इक्वल टू जब अपन d/d लैम्डा अपॉन में ई लैम्डा लेंगे, ठीक है, ये वाली टर्म लेंगे, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम करना है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब जगह ये लैम्डा एम ही चल रहा है, तो इसको आप लैम्डा एम कर देना हर जगह पे, जहाँ भी अपन ने लिया है वहाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा एम है। तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम, तो इसकी वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा एम और साथ में क्या रह जाएगा टी इज इक्वल टू एच 6.62 इंटू 10 की पावर -34, सी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में के बी कितना होता है 1.38 इंटू 10 की घात -23 इंटू 4.965। तो ये हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यानी ये क्या आएगा, लगभग कांस्टेंट ही आएगा। तो ये आपको कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये जो आएगा अपने पास लैम्डा एम टी इज इक्वल टू ये, चलो आगे इससे नहीं दिख रहा तो ऊपर ही लिख देता हूँ। तो ये क्या आएगा, देखो ये इतना आएगा लैम्डा एम टी
ये क्या आएगा अपना लेमडा एम टी, और इसका जब टोटल सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 2.89 इंटू 10⁻³ और साथ में क्या आएगा अपना मीटर केल्विन। लाइट गई हुई हो, आपको दिख रहा है क्या? तो लेमडा एम टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लेमडा टी इज इक्वल टू क्या आएगा अपना कांस्टेंट। तो ये अपना क्या बन जाएगा, वीन का नियम यही था अपने पास कि लेमडा एम टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या है अपना वीन का विस्थापन नियम है। यही क्या है, वीन का विस्थापन नियम है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये वाली टर्म हो गई अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया था उसको अपन ने लेके किया और डायरेक्ट वैल्यू रखी है, तो ये क्या आ गया अपना लेमडा टी, उससे प्रूफ हो गया। तो अपन ने क्या किया, जो प्लांक का विकिरण सूत्र था उससे क्या प्रूफ हो गया, अपना वीन का विस्थापन नियम निकल गया। किसके लिए निकाला अपन ने, उच्चतम तरंग दैर्ध्य के लिए, क्योंकि अपन ने क्या किया, लेमडा के रेस्पेक्ट में अवकलन करके 0 के इक्वल लिखा है, यानी मैक्सिमा निकाला। तो मैक्सिमा के लिए अपनी ये टर्म आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्लांक का विकिरण सूत्र है वो क्या है, इसके लिए सही है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर अपन एक बार लाइट आती है तो वापस स्टार्ट करते हैं। लाइट चली गई है, ठीक है। चलो सॉरी भैया, लाइट चली गई थी तो एक बार नहीं लिखा, आपको नहीं दिख रहा हो तो अब लिख दीजिए। जो ये था वो वीन का विस्थापन नियम अपन प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद अपन निकालेंगे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम की व्युत्पत्ति। तो ये तो आपका प्लांक विकिरण नियम की सहायता से क्या निकाला है अपन ने, कृष्णिका नियमों की व्युत्पत्ति निकाली। अब अपन कौन सा निकालेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो हटाऊं मैं इसको, कौन सा निकालेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम की व्युत्पत्ति। देखो अब अपन दूसरा निकालते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान। कौन सा, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम की व्युत्पत्ति। यानी ये भी किसकी सहायता से करना है आपको, प्लांक सहायता से, प्लांक की सहायता से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये नियम निकालना। ठीक है, तो और क्वांटम में कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे कोई बड़ा इंटीग्रल आ जाए या कुछ ऐसी टर्म आ जाए तो उसको अपन डायरेक्टली स्पेशल इंटीग्रल से याद रखना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन। तो देखो स्टीफन नियम की व्युत्पत्ति की बात करें तो इसमें आप लिख दीजिए कि कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा, कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा, शायद ग्रीन मार्कर नहीं दिख रहा होगा आपको, उत्सर्जित कुल ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, या कुल ऊर्जा घनत्व भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या होगा, ई लेमडा, क्या होगा अपने पास, उत्सर्जित कुल ऊर्जा घनत्व हो जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट ई लेमडा और डी लेमडा। ठीक है, ई लेमडा की वैल्यू अपन जानते हैं, प्लांक का विकिरण नियम। तो प्लांक का विकिरण नियम क्या कहता है, देखो 8πhc अपॉन में 0 से इन्फानाइट इंटीग्रल हो जाएगा, या h ये पूरे कांस्टेंट टर्म थी तो मैं पहले ही बार लिख दी, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, लेमडा की पावर 5 e की पावर hc अपॉन में लेमडा kBt -1। ठीक है, ये वाली टर्म आएगी। अब मैं क्या करूँ, इसका क्या करता हूँ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करने के लिए hc अपॉन में लेमडा kt, तो क्या माना था मैंने, hc अपॉन में लेमडा kBt, तो क्या मान लिया अपन ने, y। ठीक है, इसको मैं अपन को निकालना क्या, यहाँ पे है अपना डी लेमडा। तो डी लेमडा की टर्म तो अपन को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने क्या जानते, डी लेमडा नहीं जानते यहाँ से। यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो -ch अपॉन में लेमडा स्क्वायर kt, यहाँ पे क्या हो गया, डी लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई। ठीक है, और यदि मैं आपको, चलो ऐसे ना करके आप ऐसे कर लो,
अपन को क्या निकालना है, डी लैम्डा निकालना है। तो डी लैम्डा निकालने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे यदि लैम्डा की वैल्यू निकाल लूं, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल दूं, तो ये क्या आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालू तो एच सी अपॉन में बाय के बी टी आ जाएगा। अब इसका मैं अवकलन कर दूं तो ये तो आ जाएगा डी लैम्डा, इधर क्या आ जाएगा अपने पास एच सी अपॉन में के बी टी, और माइनस का क्या रह जाएगा डी बाय अपॉन में वाई का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एच सी अपॉन में ये वाली टर्म आ जाएगी। अब अपन क्या जानते हैं, अब अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो इसमें ये वाली वैल्यू है अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 पाई एच सी, ये ऐसे का ऐसे, इंटीग्रेशन क्या था जीरो से इन्फानाइट, जीरो से इन्फानाइट, डी लैम्डा की जगह क्या आ गया एच सी अपॉन में के बी टी, और अपने पास क्या आ गया माइनस का डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या है लैम्डा की पावर 5, तो लैम्डा की पावर 5, और इसको मैंने क्या माना है एच सी अपॉन में लैम्डा की टी को क्या माना है अपन ने ई की पावर वाई, तो ये वाई माना है, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस 1। अब देखो यहाँ पे अब लैम्डा की पावर 5, तो लैम्डा की पावर 5 है, तो मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या कर सकता हूँ हटा के लिख सकता हूँ। तो देखो लैम्डा 5 की मैं यदि वैल्यू लिखता हूँ तो वो ये क्या आ जाएगी अपने पास 8 पाई एच सी जीरो से इन्फानाइट एच सी अपॉन में लैम्डा के बी टी माइनस डी वाई अपॉन में वाई अपॉन में लैम्डा की पावर 5 है, तो लैम्डा की पावर 5 है, तो इसका मैं यदि अवकलन करूँ तो अवकलन सॉरी लैम्डा की यहाँ से वैल्यू रखता हूँ, कहाँ से यहाँ से, तो एच सी अपॉन में वाई के बी टी, इसका क्या हो जाएगा ये घात 5 और ई की पावर वाई माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एच सी अपॉन में के बी टी एक बार कटेगा तो ये कितना बचेगा अपने पास, ये बचेगा देखो 8 पाई एच सी अपॉन में ये देखो ये 4 घात रहेगी यानी एच 4 रहेगा, सी 4 रहेगा, के बी टी कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, ये सब इस यहाँ से 4 रह गया, y और y कितना हो जाएगा y स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे कितना था y स्क्वायर था, तो देखो y और एक नीचे वाला y, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं यदि एक y क्या करूँ हटा दूं, यानी अपने पास क्या रहेगा देखो y और ये y भी सॉरी ये y भी कहाँ जाएगा अपना ऊपर जाएगा, तो ये क्या रह सकता है अपना y की पावर क्यूब, यानी क्यू भी रहेगा अपना, सही कर रहा हूं, बताओ सही है ना। देखो ये y की पावर 5 है, y की पावर ये 5 है और ये y की पावर स्क्वायर है। जब मैं इसको y की पावर 5 का और y की पावर स्क्वायर कटेगी तो अपने पास क्या रहेगा y की पावर क्यूब रहेगा, तो अपने पास क्या रहना चाहिए y की पावर क्यूब रहना चाहिए, तो ये रह जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन जीरो से इन्फानाइट y की पावर क्यूब और e की पावर y माइनस 1, ये वाला क्या रहेगा अपने पास इंटीग्रेशन रहेगा, तो और साथ में क्या रह जाएगा dy, तो ये अपना एक तरह से क्या एक स्पेशल इंटीग्रल माना जाता है। अब देखो यहाँ से एच सी और एच सी कटेगा तो ये कितना रहेगा 3 घात में रह जाएगा, यानी ये 3 रह जाएगा और ये 3 रह जाएगा। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ सॉल्व करके, देखो इसको लिखने के लिए क्या करें 8 पाई एच सी, देखो एच सी ये तो कट गया, तो अब क्या रहा अपने पास, अब देखो एक तो ऊपर आएगा के बी 4 टी 4 अपॉन में सी क्यूब एच क्यूब रह जाएगा, और जब इसका इंटीग्रल करोगे तो वो आएगा आपका पाई 4 अपॉन में 15। ये चीज़ आप याद रखना कि ये एक तरह से स्पेशल इंटीग्रल है वाई की पावर क्यूब ई की पावर वाई माइनस 1 जीरो से इन्फानाइट, जो रिजल्ट क्या देगा पाई की पावर 4 15। तो ये क्या आ गया अपना किसके इक्वल आ गया ई के इक्वल। अब देखो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या है सब कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है, तो 8 पाई के बी 4 पाई 4 15 सी क्यूब एच क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना T4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कंप्लीट को सिग्मा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा T4, यही अपना स्टीफन का नियम था। तो ये क्या हुआ प्लांक के विकिरण की सहायता से प्रूफ हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि यही क्या है प्लांक का, यही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है, यही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है। यही क्या है स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है। ठीक है, इसको लिख दीजिए, फिर अपन थर्ड नियम की ओर बढ़ते हैं।
देखो यदि कोई वीडियो में ऐसा हो कि मैंने डेरिवेशन कर दिया हो, कोई पोर्शन मिटा दिया हो, तो इसमें ऐप में आप वीडियो को आसानी से आगे पीछे आराम से कर सकते हो, बीच में जहाँ भी मन चाहो वहाँ रोक सकते हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसे भी नोट्स आप लिखना चाहो रोक के स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी करना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया अपना E इज इक्वल टू सिग्मा T4। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड नियम की, और थर्ड नियम में अपने पास वीन के विकिरण नियम की व्युत्पत्ति। एक तो था वीन का विस्थापन नियम, एक है वीन का विकिरण नियम, ठीक है। वीन का विस्थापन नियम में क्या बताया, दीर्घ तरंग दैर्ध्य, ये बताएगा लघु तरंग दैर्ध्य। तो थर्ड लगाओ, थर्ड नियम, थर्ड नियम लगाओ, वीन के विकिरण नियम की व्युत्पत्ति। थर्ड लगाओ, वीन के विकिरण नियम की व्युत्पत्ति। देखो वीन के विकिरण नियम की व्युत्पत्ति की बात करें तो ये हमेशा किसके लिए होता है, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए परिभाषित होता है। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये लघु को समझाया था, दीर्घ को नहीं समझाया। तो दीर्घ को किसने समझाया, वीन के विस्थापन नियम में समझा दिया। तो था वही, उसमें क्या किया, प्लांक विकिरण सूत्र से उसको समझा दिया। अब ये वापस लघु तरंग दैर्ध्य पर लेकर आ रहा है। तो लघु तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होता है, HC अपॉन में लैम्डा के टी। देखो लघु तरंग दैर्ध्य यानी लघु तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा क्या होना चाहिए, कल्प होना चाहिए। यानी मैं मान कर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एक टर्म मान लेता हूँ, लैम्डा क्या होना चाहिए, कम। तो जब लैम्डा कम होगा तो ये वाली कंप्लीट टर्म क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी कह सकता हूँ कि ये टर्म होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा के टी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ तो एक्सपोनेंशियल HC अपॉन में लैम्डा के टी, जब ये क्या है ग्रेटर देन 1 है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब अपने पास जानते हैं कि जो ई लैम्डा डी लैम्डा की बात करें तो ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होता है अपने पास, वही 8 पाई HC लैम्डा की पावर 5 और 1 अपॉन ई की पावर HC अपॉन में लैम्डा के टी और माइनस का 1, ठीक है। यही होगा अपने पास, यही होगा अपने पास, सॉरी ये ई की पावर HC अपॉन में लैम्डा के टी होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होगा तो 1 ही, पर ये 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार के लिए चलो लिख दो 1। ये 1 क्या होगा, इसके कंपेयर में ये 1 क्या है, बहुत कम है। तो बहुत कम है तो 1 को क्या मानेंगे अपन, नगण्य मानेंगे। क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा अपने पास, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, देखो 8 पाई HC अपॉन में लैम्डा की पावर 5, और ये क्या बचेगा 1 अपॉन ई की पावर HC अपॉन में लैम्डा के टी। ये 1 को क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। तो ये रहेगा अपने पास ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई HC। मैं को एक अलग से कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्या ए, तो इसको तो मान लिया मैं ए, यानी इसको ए कांस्टेंट मान लिया। ओपन में क्या रहेगा अपने पास, लैम्डा 5 रह जाएगा, तो ये लैम्डा 5 रह जाएगा। फिर क्या करता हूँ मैं, जो HC अपॉन में लैम्डा के टी था उसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी। तो HC अपॉन में देखो कांस्टेंट क्या है, एक तो HC अपॉन में के है तो टी ऐसे रह जाएगा अपना। तो इसको मैं मान सकता हूँ कि 1 अपॉन HC, यानी HC अपॉन में के भी है उसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ये रह जाएगा देखो HC अपॉन में के, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन में के बी टी, ठीक है। ये वाली टर्म रह जाएगी, तो ये आ जाएगा साथ में डी लैम्डा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा की पावर 5 और ई की पावर माइनस बी अपॉन में के बी टी डी लैम्डा। तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म देती है वो हमेशा क्या देती है, लघु तरंग दैर्ध्य को शो करती है। यानी एक्सपोनेंशियली कम क्या होती है, वो डिक्रीज होना बता रही है, माइनस भी बता रही है, और साथ में ई की पावर है तो ये क्या बता रही है, लघु तरंग दैर्ध्य को बता रही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो वीन के विकिरण नियम है वो क्या है, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए परिभाषित होता है। तो आप लिख लेना, यही वीन का विकिरण नियम, यही वीन का विकिरण नियम, ठीक है। लिख दीजिए इसका या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन फोर्थ नियम की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ है अपना रेले जीन्स का नियम। क्या है अपना, रेले जीन्स का नियम।
सभी को आवाज क्लियर आ रही है प्रॉपरली? आवाज क्लियर है? क्लियरिटी देखने में क्लियर है आपको? आप जब पढ़ते हो तो या तो उसको स्पीकर से कनेक्ट कर दिया करो या फिर इसमें ईयरफोन लगा दिया करो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वीन के विकिरण नियम की व्युत्पत्ति। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अपना रेले जीन्स का नियम, जो ये क्या है लास्ट नियम रहेगा। तो 4 पॉइंट लगाओ, क्या रेले जीन्स नियम की व्युत्पत्ति। क्या रेले जीन्स नियम की व्युत्पत्ति। अब रेले जीन्स नियम जानते हो किसके लिए होता है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए होता है। तो ये किसके लिए होगा अपना, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए। किसके लिए, दीर्घ तरंग के लिए। तो दीर्घ तरंग के लिए क्या आता है अपने पास, एच सी अपॉन में लेमडा के बी टी। तो जब ये लेमडा दीर्घ होना चाहिए, यानी ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी अपनी, लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन में लेमडा के बी टी ग्रेटर देन क्या होगा 1। अब यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल ई की पावर, यानी इसको मैं यदि खोल के लिखूं तो ये वाली टर्म क्या देती है अपन को, जब इसको एक्सप्लेन करें तो 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो ये क्या देगा अपन को, एच सी अपॉन में लेमडा के टी। देखो वहां पे ई की पावर एक्स कब आता, जब यहाँ पे पावर होती है माइनस में होता, 1 प्लस एच सी प्लस लेमडा बाई के टी। जब इसको दोबारा एक्सप्लेन करोगे तो लेमडा के टी का स्क्वायर और साथ में 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि उच्च घातों को तो नगण्य मान लेते, तो उच्च घातों को क्या मानते हैं, नगण्य। उच्च घातों को नगण्य मानने पर, उच्च घातों को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा अपने पास, जो एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन में लेमडा के टी है वो क्या रह जाएगा, 1 प्लस एच सी अपॉन में लेमडा के टी रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये हो गया, अब अपन देखते हैं कि इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन, या ऊर्जा विकिरण सूत्र में लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लांक के विकिरण सूत्र से, तो प्लांक के विकिरण सूत्र से क्या होता है, ई लेमडा या ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन में लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1, ठीक है। ये वाला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पाई एच सी अपॉन में लेमडा की पावर 5 हो जाएगा 1 अपॉन ई एच सी प्लस लेमडा के टी। तो ये क्या रहेगा, 1 प्लस एच सी अपॉन में लेमडा के टी माइनस का 1 रह जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म अपन ने यहाँ से लिखी है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रहेगा, देखो 8 पाई एच सी अपॉन में लेमडा की पावर 5 और लेमडा के टी अपॉन में एच सी से एच सी कैंसिल आउट, तो ये क्या रहेगा, 8 पाई लेमडा से लेमडा 4 कट जाएगा, तो 8 पाई के टी अपॉन में लेमडा की पावर 4, और ये क्या रह जाएगा, ई लेमडा डी लेमडा। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका रेले जीन्स का नियम। तो अपन कह सकते हैं कि ये सब क्या है, और जो ये ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ मैंने के लिखा है वो सब क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट वाले के है, तो इसके नीचे भी लगाना चाहो तो लगा भी देना सब में। तो ये क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है के बी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही रेले जीन्स का नियम है, यही रेले जीन्स का नियम है, यही रेले जीन्स का नियम है, ठीक है। तो देखो आज की जो अपना क्लास थी वो आज अपन यहीं पे इसको एंड करेंगे, क्योंकि अपना देखो ये वाला टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट था अपना प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक का कंसेप्ट था। प्लांक के कंसेप्ट के बाद क्या था, प्लांक ने विकिरण सूत्र या प्रतिदोलक औसत ऊर्जा अपन ने फाइंड की। फिर उसके क्या की, दोलक ऊर्जा के बाद क्या निकाला अपन ने, विकिरण सूत्र निकाला, और विकिरण सूत्र की सहायता से अपन ने 4 नियम निकाले। फर्स्ट निकाला वीन का विस्थापन नियम, सेकंड निकाला कौन सा, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, थर्ड वीन का विकिरण नियम, और फोर्थ हो गया रेले जीन्स का नियम, ठीक है। तो इसी तरह से अपना ये वाला टॉपिक क्या हो जाता है पूरा। अब इसके बाद क्या आएगा अपना, इसके बाद आएगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव आएगा, कॉम्पटन प्रभाव आएगा, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।